वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। आज हम लोग जो है फिजिक्स का क्लास 9 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर से आ जाते हैं। तो क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, एक बार हम लोग जो है इसकी आउटलाइंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर में पढ़ना है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमको कवर करना है। तो इसमें आपको जो है देखिएगा फोर्स की डेफिनेशन वगैरह पढ़नी है कि फोर्स क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट्स पढ़नी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरीके से हमें जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करके फोर्स का फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे जिसमें हम लोग मोमेंटम वगैरह पढ़ेंगे। फिर हम जो है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को भी हम लोग जो है पढ़ेंगे, यानी कि अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स के टाइप के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। इसी तरीके से हम इनर्शिया, मास और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वो हम लोग जो है कवर करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है एक विवेकानंद जी की हम एक क्योट्स देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अपनी इस क्योट्स में विवेकानंद जी कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। यानी कि यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ देन टू बिलीव अदर। अगर आपको खुद पर भरोसा करना है तभी आप दूसरों पर भरोसा कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी क्योट्स के साथ हम अपनी इस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो है फोर्स की डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं कि फोर्स क्या होती है। तो हमें पता है इट इज़ अ फोर्स डेट इनेबल अस टू डू एनी वर्क। किसी भी काम को करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। टू डू एनीथिंग वी इधर पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट को ही हम सिंपली फिजिक्स में क्या कहते हैं बेटा, हम इसको सिंपली कहते हैं पुश और पुल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यही क्या है उसका फोर्स होता है। ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखी हुई है। तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो सिंपली आप पुश और पुल को ही फोर्स कह दीजिए। चलिए इसी तरीके से देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। टू ओपन ए डोर इधर भी पुश और पुल, ए डोर इज पुल टू ओपन एंड पुश टू क्लोज। तो यह तो हमें पता है, बहुत सारे इफेक्ट जो है हम डेली लाइफ में देखते हैं। अगर हमें कोई भी डोर ओपन करना है तो हम उसको या तो खींचते हैं या धक्का देते हैं। ऐसे ही अगर डोर को ओपन करना है तो पुश या पुल करते हैं। सो वी डू नथिंग, वी अप्लाइड सम फोर्स ओवर इट। इसी तरीके से आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स है। बहुत सारे फोर्स के इफेक्ट्स हो सकते हैं बेटा। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ए फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किकिंग इट बाय अप्लाइंग ए फोर्स। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बाय अप्लाइंग ब्रेक। ए रनिंग कार और ए रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप, ठीक है। इसी तरीके से फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बाय अप्लाइंग फोर्स बाय मूविंग हैंडल द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाइसिकल कैन बी चेंज। तो वो जो है चेंज भी हो सकती है या उसकी हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली बाय मूविंग स्टीयरिंग द डायरेक्शन ऑफ रनिंग व्हीकल कैन बी चेंज। इसी तरीके से फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ द रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। यानी कि स्पीड ऑफ द रनिंग व्हीकल को भी हम घटा या बढ़ा सकते हैं ब्रेक अप्लाई करने से। तो ब्रेक अप्लाई करने में हम क्या है फोर्स का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको शो करके दिखाया हुआ है। इसी तरीके से फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को वो चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल बाय हैमरिंग ए ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न इनटू थिन शीट, है ना। अगर मान लीजिए कोई मेटल का पीस है, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, हैमर करते हैं, हैमर से तोड़ते हैं तो हम उसको पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं बाय हैमरिंग। तो उसको छोटे पीस में हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस आर मेनली ऑफ टू टाइप। तो बैलेंस और अनबैलेंस दो टाइप की फोर्स होती है। तो बैलेंस फोर्स क्या होती है? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब नेट फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जीरो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। और देखिए बैलेंस फोर्स होने के लिए नेट फोर्स का जीरो होना या रिजल्टेंट फोर्स का जीरो होना ज़रूरी है। काफ़ी एग्जाम्पल्स है इसके। इन ए टग ऑफ वॉर इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, rope does not move in either side. This happens because of balance force in which resultant of force applied. तो ऐसा भी हो सकता है। टग ऑफ वॉर गेम आपने देखी होगी,
जिसमें दोनों टीमें जो है रस्से से एक दूसरे को खींच रही होती हैं। इसी तरीके से बैलेंस फोर्स डज नॉट कॉज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कभी भी नहीं कर पाएंगे वो। बैलेंस फोर्स इक्वल और मैग्नीट्यूड में होती है बट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे। बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ ओवर ए बैलून द साइज एंड शेप ऑफ द बैलून कैन बी चेंज। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या है? इफ रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज आर ग्रेटर देन जीरो, forces are called unbalanced force. An object in rest can be moved because of the applying unbalanced force. याद रखना आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन कभी भी आती है बेटा तो उसमें जो है आपका अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स की वजह से आता है। तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही एक ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। उसकी स्पीड हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी स्पीड डिक्रीज कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसका शेप जो है हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग जो है कुछ इनके एग्जांपल और जो है फिगर्स या उसमें जो है डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले आपको जो है फोर्स की डेफिनेशन आपको बताई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फोर्स क्या होता है। तो सिंपली वही है, एनी एक्शन विच कॉजेज पुल, हिट और पुश ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, और वी कैन से इट इज, ठीक है, पुश और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट व्हेन that produce an acceleration in the body on which it act। तो सिंपल सेम ही चीज़ है यहाँ पे भी, पुश और पुल ही है। ये जो पुश और पुल होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है जिस ऑब्जेक्ट पे लगता है। बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल है, जैसे किसी चीज़ को पुश करना, पुल करना, लिफ्ट करना, स्क्रैचिंग करना, ट्विस्टिंग करना, प्रेसिंग करना, दे ऑल आर फोर्सेस। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के नाम पे हमने इसको रखा है। तो 1 न्यूटन की वैल्यू जो होती है वो 1 kg, ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जब हम फॉर्मूला बताएंगे F = m/a, तो उससे जो है इसको ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स बताए हैं, जिसमें मैंने बताया है, ये देखिए जैसे हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसी तरीके से देखिए ये बच्चा जो है ट्रॉली को मूव करा रहा है अलॉन्ग विद फोर्स वी मूव इट, तो फोर्स अप्लाई करने से मूव कर रही है। रोड को हम अपनी तरफ खींच सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसी तरीके से मान लीजिए कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम दोनों डायरेक्शन से खींचे तो उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। एक बैलून की भी शेप जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो स्प्रिंग एक्सपेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, स्फेरिकल रबर बॉल बिकम्स ऑब्लोंग एज वी अप्लाई फोर्स ओवर इट। ठीक है, चलिएगा आगे आता है आपका बेटा टाइप ऑफ फोर्सेस। तो मैंने बताया 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम से बताया आपको, मान लीजिए ये जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, इस पे इस तरफ से फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक भी इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा। अगर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो ये बैलेंस फोर्स हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी फोर्स जो है ज़्यादा है तो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसे इस केस में आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जो है मूव करेगा, यहाँ पे मूव नहीं करेगा, सॉरी यहाँ पे मूव नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखिए बैलेंस फोर्स को मैंने और समझाया। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, इस पे 2 फोर्सेस F1 और F2 अप्लाई हो रही हैं। तो अगर F1 और F2 इक्वल है तो उसका नेट रिजल्टेंट फाइंड कीजिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंस करेंगे तो F1 - F2 की डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो ये जो है आपकी बैलेंस फोर्स हो जाएगी। नेट रिजल्ट कितना आया इस फोर्स का? 0 आपका जो है नेट रिजल्ट आया है। ठीक है, देखिए 0 जो है नेट रिजल्ट इस फोर्स का आया है। इसी तरीके से अनबैलेंस फोर्स मान लीजिए, इस समय फोर्स F1 और F2 मान लीजिए, ये देखिए ये F2 ये F1, मान लीजिए F2 ग्रेटर है F1 से, तो इसका नेट रिजल्टेंट 0 से ज़्यादा आएगा, यानी कि F2 इज़ मोर देन F1। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है अनबैलेंस फोर्स होगी बच्चों। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग जो है देखिए स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें से हमें जो सबसे पहले जो लॉ पढ़ना है वो पढ़ना है गैलीलियो गैलाई लॉ, यानी कि गैलीलियो लॉ। तो गैलीलियो लॉ क्या है उसको ज़रा समझिएगा। तो गैलीलियो ने क्या कहा था? देखिए गैलीलियो वाज द फर्स्ट ऑल सेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड
व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन दैट। तो गैलीलियो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स से मूव करेगा अगर उस पर जो है कोई भी फोर्स अप्लाई की जाती है, सॉरी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की है तो वो लगातार जो है किसी कांस्टेंट फोर्स से ही मूव करता रहेगा। तो उन्होंने बताया दिस मीन्स डैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस पाथ और सरफेस नो अदर फोर्सेस एक्ट ऑन देम देन ऑब्जेक्ट विल मूविंग फॉर एवर। तो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मूव करता रहेगा, ठीक है। तो डैट इज देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इन्होंने बताया अगर मान लीजिए कोई भी स्लैंट आपका पाथ है उस पर इन्होंने जो है कुछ बॉल्स रोल डाउन करके दिखाई और वहाँ से इन्होंने बताया कि लगातार अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अगर उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो हमेशा जो है मूव करता ही रहेगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, वो इन्होंने बताया। बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज टू अटेंड द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस फोर्स इम्पॉसिबल होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बहुत सारी फोर्स जैसे एयर से लगने वाली फोर्सेस है या अदर रेजिस्टेंस फोर्सेस जो है वो हमेशा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती ही लगती है, ठीक है। तो इन्हीं के लॉ से इंस्पायर होके जो है न्यूटन ने जो है अपने 3 लॉ ऑफ मोशंस को जो है बाद में इंट्रोड्यूस किया था। तो क्या है न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन, 1 बाय 1 हम जरा इसको देख लेते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है न्यूटन स्टडी द आइडिया ऑफ गैलीलियो एंड गेव द 3 लॉ ऑफ मोशन, दीज लॉ आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इनर्शिया जो होता है इसको कई बार हम लोग जो है इनर्शिया को ही मास से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इनर्शिया कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास ही उसका इनर्शिया होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आप जो है पूरा कोर कंसेप्ट इस चैप्टर का आप जान पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change state by applying external force। तो न्यूटन ने सेम ही चीज़ एक्सप्लेन किया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में। कब तक रहेगा? जब तक जो है उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो लगातार या तो रेस्ट में ही रहेगा या मूव करता ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिएगा तो एनी ऑब्जेक्ट रिमेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनटिल और अनलेस एन ऑब्जेक्ट हैज़ अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो इस लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को एज इट इज़ बनाए रखेगा, ठीक है। चलेगा तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए समझाया हमने, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन द रेस्ट until external force is applied to change its state. Similarly, an object will remain in the motion until an external force is applied over it to change its state. This means all object resist to change their state. तो सभी ऑब्जेक्ट अपने जो चेंज है उसको रेसिस्ट करेगा। The state of any object can be changed by applying only external forces। तो चलिए फर्दर मूव करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेली लाइफ में काफ़ी एप्लीकेशंस है, 1 बाय 1 हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने बताया ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो बस के अंदर खड़ा हुआ है, अभी बस भी रुकी हुई है, तो दोनों का इनर्शिया क्या होगा? शुरू में 0 होगा, ठीक है। जैसे ही बस स्टार्ट करेगी मूव करना, ठीक है, तो वो जो आदमी है वो या जो भी बच्चा है वो पीछे की तरफ फॉल डाउन करेगा। आप इसका एग्जांपल आपने देखा हुआ जब वैन वगैरह में बैठते हैं या स्कूल के लिए जब आप जाते हैं तो मान लीजिए आपकी जो बाइक है या आपका जो, ठीक है, व्हीकल है वो इस इनिशियल स्टेट में रेस्ट में है। जब वो मूव करना शुरू करेगा तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, दिस हैपन्स बिकॉज द पर्सन एंड बस बोथ आर इन रेस्ट, यानी कि इनर्शिया दोनों का रेस्ट में है, अभी बस नहीं मूव कर रही है। बट एज बस स्टार्ट मूविंग, इसका इनर्शिया जो है वो मोशन में आ जाएगा, जबकि आपका जो लेग्स का इनर्शिया है, ठीक है, वो रेस्ट मोशन में ही रहना चाहेगा, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वही समझाया, द लेग्स ऑफ द पर्सन स्टार्ट मूविंग अलोंग विद बस बट रेस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रिमेन इन द रेस्ट, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन फॉल बैकवर्ड एंड इफ़ ही इज़ नॉट अलर्ट, अगर वो अलर्ट नहीं है तो पीछे की तरफ गिर जाएगा, जबकि उसके जो पैर है वो आपका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले गए हैं। तो ये समझ में आया होगा, जैसे ही बस फर्दर मूव करेगी आप किस तरफ मूव कर जाएंगे? पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से
ड्यू टू इनर्शिया। इसी तरीके से पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली। अगर मान लीजिए ड्राइवर एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देता है तो आप जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल आउट हो सकते हैं। तो दिस हैपन व्हेन द बस इज मूविंग, बस का इनर्शिया मोशन में होगा, आपका इनर्शिया भी मोशन में होगा, बट अप्लाई ब्रेक करने से बस का इनर्शिया जो है एकदम से रेस्ट में आ गया है। रेस्ट में आने की वजह से आपका इनर्शिया स्टिल मोशन में, तो अपनी मोशन में ही रहना चाहेगा। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस fall backward if driver applied brake suddenly. This happens because when bus is moving, the person standing in it also in motion along with bus. But when driver applies brake, the speed of the bus decrease suddenly. तो speed उसकी कम हो गई है और bus come to in the state of rest suddenly. In this condition, leg of the person which are in contact with the bus in rest, while the rest part of the body have to be tendency to remain in motion. तो वो motion में ही रहेगा. Because of this पर्सन फॉल फॉरवर्ड इफ़ ही इज़ नॉट अलर्ट, तो वो आगे की तरफ गिर सकता है। इसलिए व्हीकल्स वगैरह में जो है सीट बेल्ट वगैरह प्रोवाइड की जाती है। जब आप इमरजेंसी ब्रेक लगाओ या एकदम से ब्रेक लगाओ तो आप फॉल डाउन ना हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जो है ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है। अदरवाइज़ ठीक है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने पे चोट वगैरह हमको लग सकती है। चलिए नेक्स्ट है बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ ओवर लॉन्ड्री लाइन, यानी कपड़े सुखाने से पहले हम लोग जो है उनको बहुत तेज़ी से जर्क करते हैं, जिससे जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होती हैं वो स्टार्टिंग में रेस्ट में होती है। जब हम उसको जर्क कराएंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसमें से फॉल हो जाएगा, क्योंकि जर्क कराने से जो है ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो मोशन में आ गई हैं, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहती हैं, रेस्ट में रहना चाहती हैं, तो जो है वो उस क्लॉथ से सेपरेट हो जाएंगी और ग्राउंड पे फॉल कर जाएंगी। इसी तरीके से हम चाहें तो किसी भी कारपेट के अंदर से जो धूल मिट्टी के पार्टिकल्स वगैरह हैं उसको भी इससे सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि उसको भी हम अलग कर सकते हैं। चलिए तो मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो एग्जांपल है, व्हेन द पाइल ऑफ ए कॉइन ऑन कैरम बोर्ड इज हिट बाय स्ट्राइकर, कॉइन एट बाय द बॉटम मूव्स बाय अवे लीविंग द रेस्ट ऑफ द पाइल ऑफ कॉइन एट द सेम प्लेस। देखिए ये बताया, मान लीजिए आप जो है कुछ कॉइन्स लेते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर, अगर हम उसको एक स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो जो ओनली बॉटम की जो पाइल है वही सिर्फ वहाँ से अपनी जगह से मूव करेगी, जो बाकी आपकी जितनी भी पाइल्स है वो जो है स्टक रहेगी, सेम प्लेस पे ही स्टक रहेगी। तो यहाँ पे लिखा है दिस हैपेंस बिकॉज द पाइल इज स्टक विद ए स्ट्राइकर द कॉइन एट द बॉटम in motion while the rest of the coin pile has tendency to remain in the rest, they vertically falls the carom board and remain at the same place। तो वो जो है आपका सेम प्लेस पे ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बाकी फर्दर मूव कर जाएंगी और एक ही आपका जो है सेम प्लेस पे रहेगा। तो इसको जो है हम लोग अपना कुछ एग्जांपल से और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, ओनली द कैरम कोइल एट द बॉटम ऑफ ए पाइल इज रिमूव व्हेन फास्ट मूविंग कैरम कोइल और स्ट्राइकर हिट करेगा। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे सिर्फ ये पोर्शन ही यहाँ पे मूव करेगा, ये रेड जो दिखाया हुआ यही मूव करेगी, बाकी एज इट इज़ रहेगी। इसी तरीके से अगर हम एक कोइन ले और जो है उस कोइन को कार्ड पर रखें ग्लास के अंदर, ग्लास के ऊपर, तो जैसे हम इसको हिट करेंगे तो कोइन जो है हमेशा ग्लास के अंदर ही गिरेगा, क्योंकि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद फिंगर एट द कोइन प्लेस ओवर इट फॉल्स इन द टम्बलर। तो वही यहाँ पे समझा है, जब कार्ड को हम फ्लिक करेंगे फिंगर से तो ये जो है हमेशा टम्बलर के अंदर फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इतने एग्जांपल्स हमने बताए, बाकी हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, उसमें हम फर्दर पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट मास एंड इनर्शिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास एंड इनर्शिया। स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हमें पढ़ना है मास एंड इनर्शिया। तो मैंने बताया आपको इनर्शिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रसिस्ट टू चेंज और गेट डिस्टर्ब स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने, ये बताया मैंने, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रसिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को जो है वो एज इट इज़ बनाए रखना चाहता है। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर बाय मास, इंपॉर्टेंट है, ओनली उसके मास से मेजर किया जाएगा। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होगा जितना उसका मास होगा, ठीक है। दिस मीन्स डैट इनर्शिया इंक्रीज विद इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन मास,
हैवी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा इनर्शिया होगा देन लाइटर ऑब्जेक्ट। हल्के ऑब्जेक्ट की जगह हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। वो प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो रेसिस्ट करता है अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को, उसी को हम लोग जो है इनर्शिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। Since a heavy object has more inertia, it is difficult to push or pull heavy object over the ground than lighter one। तो ये तो हमें सिंपली हम अप्लाई करके भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए एक ट्रक है और एक कार है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। कार का इनर्शिया आपका जो है कम होगा। किसको रोकना ईजी है? कार को रोकना ईजी है, ट्रक को रोकना जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलिए फर्दर मूव करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें जो है आपका मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज़ द पावर ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जब मोशन आ जाती है तो वही क्या है उसका, ठीक है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम इज़ द पावर ऑफ मोशन, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। तो वी कैन सिंपली से प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट मास इंटू में वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो सो P इज इक्वल टू M इंटू में V, ये यहाँ पे बन गया फॉर्मूला। यहाँ पे P मोमेंटम है, M मास है, V आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, देखिए। A person get injured in case of hitting by moving objects such as stone, pebbles, anything because of the momentum of the object. Even a small bullet is able to kill a person when fired from a gun because of momentum is great. Momentum is high due to great velocity. इसी तरीके से person get injured severely when hit by a moving vehicle because of the momentum due to mass and velocity. तो उसका momentum काफ़ी ज़्यादा होगा, इससे उसको चोट लग सकती है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा रिलेशंस मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। तो सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस मीन्स मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट मास के, वो हम डायरेक्टली फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। और वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होगा। मोमेंटम इंक्रीज विद इंक्रीज इधर मास एंड वेलोसिटी, या दोनों के बढ़ाने से भी बढ़ सकता है। दिस मीन्स इफ ए लाइटर एंड हैवी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, हैवियर ऑब्जेक्ट में आपका ज़्यादा मोमेंटम होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसमें वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसमें ट्रिमेंडस मोमेंटम वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है यहाँ पे समझाया बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्म इन ऑब्जेक्ट मोर सिवियरली। फॉर एग्जांपल स्मॉल बुलेट हैविंग ए लिटिल मास इवन किल ए पर्सन व्हेन फायर फ्रॉम गन, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। यूजुअली रोड एक्सीडेंट प्रूव फैटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड देन इन स्लोअर स्पीड। तो दिस इज बिकॉज vehicle running with a high speed have greater momentum as compared to vehicle running with slower speed। इसी तरीके से देखिए मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट में होगा तो जीरो होगा। कैसे? सिंपली है, वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी? जीरो होगी। तो प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो मोमेंटम क्या होगा? वहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज जीरो, यानी कि नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट में आपका मोमेंटम जो है वो हमेशा जीरो होगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। तो क्या क्या यूनिट्स ऑफ मोमेंटम की बहुत सिंपली निकाल सकते हो। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट मास इंटू में वेलोसिटी से आप निकालने की कोशिश कीजिए, उनकी वैल्यू को पुट कीजिए। जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे आप जो है उसकी ऐसा यूनिट बहुत ईजिली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, सो केजी मीटर पर सेकंड इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिएगा तो फर्दर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम वगैरह जो है मोमेंटम पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें टाइप 1 क्वेश्चन है आपका कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। तो मोमेंटम है व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ स्टोन हैविंग मास 10 kg व्हेन इट इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड से हमने उसको थ्रो किया है। तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। मास आपको गिवन है 10 kg, वेलोसिटी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम आपको फाइंड करना है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए क्योंकि दोनों यूनिट्स आपके एसआई यूनिट्स में है। मैंने समझाया था पिछली क्लास में भी, न्यूमेरिकल जब मैंने डिस्कस किए थे, कोई भी यूनिट होती है उसको हम एसआई यूनिट में रखते हैं। तो 10 इंटू में 2 मीटर पर सेकंड, ये आपका आएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ स्टोन। इसी तरीके से
द मास ऑफ ए goods lorry is 4000 kg and the mass of the goods loaded on it 20,000 kg. if the lorry is moving with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड what will be the momentum आपको फाइंड करना है। तो पहले गिवन लिखिए, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड लिखिए और मास ऑफ द लोरी 4000 किलोग्राम और मास ऑफ द गुड्स ऑन द लोरी जो है 20,000 किलोग्राम। तो टोटल मास कैलकुलेट कीजिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। 4000 प्लस 20,000 24,000 अब मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट कीजिए, दोनों ही ऐसा यूनिट में है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपली आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ए कार हैविंग मास ऑफ 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द मोमेंटम। तो सिंपली न्यूमेरिकल है, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, दोनों ही ऐसा यूनिट में, तो मल्टीप्लाई करिए 1000 अपॉन 0.5, यहाँ से इसका 5/10 इसको डेसिमल बना दीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे आप चाहें तो इसमें, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आपको आई है, ये जो वैल्यू आई है, इसके नीचे आप जो है यहाँ पे 0.5/10 लिख सकते हैं। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इस जीरो से जो है इस जीरो को आप काट सकते हैं या इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को जब कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। तो आसानी से आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट्स वगैरह हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, या ये क्या लॉ ये कहता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में चेंज आएगा वो डायरेक्टली अप्लाई होगा जितना हम उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ वो मूव करेगा। तो इसको पढ़ने के लिए हमें जो है पहले मोमेंटम वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आपको आएगा। तो मैंने पहले डेफिनेशन बताई, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मास mkg है, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है। तो उसमें मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग जो है मोमेंटम डिस्कस कर लेते हैं, फिर वहाँ पे आपको जो है इस लॉ को मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जैसे अभी मैंने बताया आपको मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बताया विद ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट का हमने मास माना है mkg, इनिशियल वेलोसिटी मानी है u मीटर पर सेकेंड, फाइनल मानी है v मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट का मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल टू, तो इनिशियल मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मान लीजिए p2 है, तो मास इंटू में फाइनल वेलोसिटी होगा। तो चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि mv माइनस mu, m टेक कॉमन है ना, m को कॉमन ले लीजिए, तो mv माइनस u। तो ये जो है आप चाहे तो इसको सिंपली याद कर लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या है आपका, फोर्स होगा। तो यहाँ पे फाइंड कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए mv माइनस u बाई टी, मास v माइनस u बाई टी। तो इसको अप्लाई कीजिए। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ दिस रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सो f इज इक्वल टू mv माइनस u बाई टी। यहाँ पे क्या है, f क्या है, फोर्स है, और हमें पता है v माइनस u बाई ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको पुट कीजिए। और यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है उसकी जगह हम जो है k जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल टू k इंटू में ma आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस k की वैल्यू जो फाइंड की गई थी तो 1 वैल्यू इसकी जो है आती है। तो हम सिंपली यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू में a। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, होपफुली ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। आप इस लॉ को चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, F इज इक्वल टू आपको, ठीक है, F इज़ प्रोपोर्शनल टू, रुकिएगा यहाँ पे रख देते हैं, मान लीजिए F की वैल्यू आएगी
तो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो M ब्रैकेट लगाइएगा कैपिटल V माइनस U फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा डिवाइड बाई T। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए V माइनस U बाई T की, तो ये वैल्यू आपकी आएगी। इसको आप सिंपली लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू 1 थी यहाँ पे, तो उसको मैंने नहीं मेंशन किया, आप चाहे तो कांस्टेंट भी मेंशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मास M है और इसको जो है A फॉर एक्सेलरेशन, तो इस तरह से आपका जो है फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम अपने टॉपिक में। और अब जो है फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन ऐसा साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट था बेटा जिसने ना सिर्फ फोर्स को बताया कि फोर्स क्या होती है उसको डिफाइन किया, बल्कि उसका जो है कैलकुलेशन भी करके दिखाया कि वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला F इज इक्वल टू M इंटू में। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू या ऐसा यूनिट फाइंड कीजिए, मास के लिए 1 kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। तो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स। अभी मैंने आपको जो है पिछली स्लाइड में भी आपको बताया कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट है 1 kg मीटर पर सेकेंड होती है, ये देखिएगा। ठीक है, चलिएगा, दिस इज वैल्यू। तो आगे डिफाइन करते हैं बेटा, डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन क्या होता है, देखिए बहुत सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक न्यूटन को डिफाइन करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, F इज इक्वल टू M इंटू में A का जो फॉर्मूला है वहाँ पे मास 1 kg और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चेंज कर दीजिए, तो आपका जो है 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया है, व्हेन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज सीन इन द बॉडी देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो उसमें जो फोर्स अप्लाइड होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन फोर्स आपका जो है वो अप्लाई होगा। तो सिंपली है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द फोर्स अप्लाइड इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका कहता है एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अनलेस और अनटिल कोई भी उस पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही है। तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, काफ़ी बार जो है ये भी एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू 0 देन ए मूविंग ऑब्जेक्ट कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी और ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी इन द रेस्ट। तो यहाँ पे देखिए इसको अप्लाई कीजिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा, अगर F की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए F V माइनस U बाई T में। तो F की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करेंगे, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी U, और उसका जो है डिफरेंस F की वैल्यू 0 कर दीजिए यहाँ पे, तो M V माइनस U बाई 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 इंटू में 2 0 डिवाइड बाई M, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो V माइनस U की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। यहाँ से देखिए V माइनस U जो है वो यहाँ पे आपका जो है इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल होने पे V की वैल्यू U के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं मूव कर रहा है, यानी कि दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। इसी तरीके से अगर हम ओनली ये कंसिडर करें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हम कंसिडर कर लें तो वहाँ पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0। तो इस केस में भी आपकी U की वैल्यू और V की वैल्यू ऊपर जो इक्वेशन आई है उसमें रख दीजिए, ठीक है, तो वो भी आपका 0 आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यू होगा आपकी रेस्ट पोजीशन में स्टूडेंट, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही आपका रहेगा, हमेशा जो है रेस्ट पोजीशन में ही आपका रहेगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।